नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस टिप्स पर। बात करेंगे हम आज कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के नागरिक शास्त्र के पहले चैप्टर का, जिसका नाम है सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी क्या होती है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसके बारे में हम जानेंगे इस चैप्टर में। बात करते हैं पहले डेफिनेशन की कि सत्ता की साझेदारी है क्या, इसका मतलब क्या है, इसका क्या अर्थ है। तो हम बात करें, सरकार की शक्तियों को विभिन्न समूहों और समुदायों के बीच विभाजित करना, यानी कि सरकार को जो शक्तियां दी गई हैं उनको बांटना। जैसे हम अगर अपने देश में हम बात करें, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, भारत की बात करें तो यहाँ पर शक्तियों को दो भागों में बांटा है हमने। एक तो दो कार्यपालिका को कर दिया हमने। एक कार्यपालिका वो होती है स्थायी कार्यपालिका बोली जाती है, और एक होती है अस्थायी कार्यपालिका के रूप में, क्योंकि हमने शक्तियों को ऐसे बांट रखा है। स्थायी कार्यपालिका की बात करें तो स्थायी वो होते हैं जो लोग एग्जाम देकर आते हैं, जैसे चपरास, सरकारी चपरासी से लेकर एक आईएएस आईपीएस तक, ये हमारी क्या है, यहाँ तक जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो कौन सी स्थायी कार्यपालिका है। अस्थायी की बात करें तो इसमें राजनेता आ जाते हैं जो एक स्थायी टाइम के लिए चुने जाते हैं। तो हमने क्या करा, वो 5 साल के लिए चुने जाते हैं, 5 साल बाद फिर चेंज हो जाते हैं। लेकिन दोनों के बीच में जो कॉम्बिनेशन बैठाया जाता है, शक्तियां सौंपी जाती हैं, तो उसी को बोला जाता है सत्ता की साझेदारी। तो यहाँ भी हम बात कर रहे हैं सत्ता की साझेदारी का ही। तो यहाँ पर सभी की भागीदारी कैसे सुनिश्चित हो सके, इसके बारे में बात कर रहे थे। तो उदाहरण के रूप में हमने दो देशों को लिया हुआ है, एक है बेल्जियम और दूसरा है श्रीलंका। बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियम यूरोपियन कंट्री है, यूरोप का एक देश है। जैसे हमने पढ़े ना, महाद्वीपों के बारे में जानते हैं, 7 महाद्वीप होते हैं, उसमें सबसे बड़ा महाद्वीप की बात करें तो एशिया महाद्वीप है। तो श्रीलंका किस महाद्वीप में आता है, एशिया महाद्वीप में आता है। अगर हम बेल्जियम की बात करें तो यूरोप छोटा महाद्वीप है, एक ज़्यादा छोटा भी नहीं है। सबसे छोटा महाद्वीप की बात करें तो हमारा ऑस्ट्रेलिया है, और यूरोप में ये बेल्जियम है, वो यूरोप में आता है। तो बेल्जियम का एक देश है यूरोप महाद्वीप का। तो हम पहले बात करते हैं बेल्जियम की। तो अगर बेल्जियम की हम बात करें तो बेल्जियम जो देश है क्या यूरोप महाद्वीप का एक देश है। अगर इसकी बात करें हम तो हरियाणा से राज्य से भी छोटा है। अगर हमारे राज्य देश का जो हरियाणा राज्य है उससे भी छोटा है। और जनसंख्या की बात करें तो यहाँ की लगभग जनसंख्या वो है 1 करोड़ जनसंख्या निवास करती है बेल्जियम में। अगर सीमाओं की बात करें तो सीमा किस किस से लगी हुई है, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग। अगर हम थोड़ा डिटेल में देखें तो मैप पे देखते हैं, ये मैप है बेल्जियम का। अगर हम नॉर्थ में देखें तो नॉर्थ में देखिए ये नीदरलैंड लगा हुआ है। अगर हम नीदरलैंड, अगर पूर्व की बात करें तो जर्मनी है। अगर दक्षिण में बात करें तो लग्जमबर्ग लगा हुआ है, देखिए, और उसके अलावा फ्रांस। यानी इन 4 कंट्रियों के बीच में एक जो देश बसा हुआ है वो है बेल्जियम। तो बेल्जियम की बात चल रही थी। तो अगर बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियम में जनसंख्या 1 करोड़ है, उसी 1 करोड़ को कैसे बांटा गया है, वो भाषा के आधार पर बांटा गया है। जैसे हम बात करें हमारे देश की, भारत में अगर बात करें तो भारत में लगभग 1300 भाषाएं बोली जाती हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर जो भाषा है मेन वो 3 भाषा में से डिवाइड किया गया है। पहली भाषा है तो वह है डच भाषा, यानी कि 59% लोग जो फ्लेमिश क्षेत्र में रहते हैं वो कौन सी भाषा बोलते हैं, डच। इसके अलावा 40% भाषा बोलने वाले लोग कौन है, फ्रेंच। जो फ्रेंच भाषा बोलते हैं वो बैलोनिया में रहते हैं। इसके अलावा जो अन्य क्षेत्र बचा है उसमें जर्मन भाषा को बोला जाता है, वो 1% है। तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा जो एक बड़ा भूभाग है या फिर बहुसंख्यक लोग हैं वो कौन सी भाषा बोलते हैं, डच भाषा को बोलते हैं। तो ऐसे करके 3 भागों में जनता को, यहाँ की जनसंख्या उसको डिवाइड किया गया है। अगर हम आगे बात करें इसकी राजधानी की तो उसकी राजधानी है ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। अगर ब्रुसेल्स में बात करें, यहाँ पर थोड़ा अपोजिट में देखो, वहां पर देखा था हमने पूरे बेल्जियम की बात करें तो डच भाषा बोलने वाले लोग ज्यादा थे, लेकिन राजधानी में फ्रेंच वाले ज़्यादा हैं और डच वाले कम हैं। इसमें कम है, डच बोल रहे हैं वो कम है। तो ऐसे इसको डिवाइड किया गया है। अगर और भी हम मैप की और देखें, ये मानचित्र है, मैप है बेल्जियम का।
ये पूरा ऐसे बना हुआ है पूरा बेल्जियम है। हाँ, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखें हम, तो अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग ज्यादा समृद्ध और शक्तिशाली थे। फ्रेंच अल्पसंख्यक थे, अल्पसंख्यक यानी जिनकी संख्या कम थी, जिनकी कम संख्या थी वो फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग ज्यादा, जो अल्पसंख्यक थे फ्रेंच भाषा बोलने वाले थे। जैसे हमने पहली स्लाइड में देखा था, ये रहा बेल्जियम, और इसमें कौन सी भाषा, फ्रेंच भाषा। ये रहे कितने बोले वाले हैं, 40% लोग हैं जो कम है। 59 कौन से थे, डच। तो इसी यही बात चल रही थी। तो इसमें देखें तो अल्पसंख्यक हैं, जो जिनकी संख्या कम होती है उन्हें अल्पसंख्यक बोला जाता है, और जिनकी संख्या ज्यादा होती है उन्हें बहुसंख्यक बोला जाता है। तो यहाँ पर अल्पसंख्यक हैं वो फ्रेंच भाषा बोलते हैं, और वो जो लोग क्या है ज्यादा समृद्ध और शक्तिशाली हैं, जिनकी संख्या कम है लेकिन लोग समृद्ध ज्यादा है, शक्तिशाली ज्यादा है। और इस बात से डच भाषा के लोग नाराज होते हैं। भाई उन्हें नाराजगी होगी कि हमारी संख्या ज्यादा है, एक तो देश में हम बहुसंख्यक हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश में रहने वाले जो कम फ्रेंच बोलने वाले कम है हमसे, फिर भी हमसे समृद्ध है। इस बात को नाराज रहते थे। और इसी बीच 1950 और 60 के दशक में, इन 10 वर्षों में दोनों समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा। हाँ भाई, बढ़ने लगेगा इस बात से कि भाई सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए, अगर सरकारी नौकरियों की बात की जाए, अगर हम अपने भारत में ही बात करें, हमारे भारत में कई कम्युनिटियाँ हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो ज़्यादातर जो हैं हिंदू हैं, उसके बाद मुस्लिम आते हैं। अगर ऐसा हो जाए कि मुस्लिमों को ज़्यादा नौकरियाँ दी जाएँ और हिंदुओं के पास नौकरियाँ कम हो, तो यहाँ पर भी विद्रोह शुरू हो जाएगा कि भाई लोग आपस में लड़ने लग जाएंगे, क्योंकि संख्या किसकी ज़्यादा है और किसको ज़्यादा भागीदारी मिल रही है। तो ये भी यहाँ देखने को मिला ब्रुसेल्स में ज़्यादा। अब देखो इसका जो ज़्यादा जो तनाव बढ़ने लगा, तो वो कहाँ देखने को मिला, ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स राजधानी है, ब्रुसेल्स क्या है, राजधानी है, तो ब्रुसेल्स में इसको ज़्यादा देखने को मिला। तो ये तो था, उसकी बात कर रहे थे हम बेल्जियम की। अब देखो आगे क्या हुआ, आगे कैसे सत्ता का बंटवारा किया गया, कैसे लोगों को समझाया गया, कैसे इनके बीच में तनाव कम हुआ, उसको हम बाद में जानेंगे। इससे पहले हम श्रीलंका की ओर बात कर लेते हैं कि श्रीलंका में क्या हालात थे, उनके बीच में क्या टकराव थे। ये बात करते हैं श्रीलंका की। ये बना हुआ है श्रीलंका है। श्रीलंका अगर एशिया के, श्रीलंका एशिया का एक देश है, और जो बात करें किस तरफ पड़ता है, दक्षिण एशिया में, भारत के भी दक्षिण में ही श्रीलंका है। इसकी बात करें तो श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ था। देखो यहाँ पर भी कौन थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट थे, ब्रिटिश लोग थे यहाँ पर, ब्रिटिश यानी कि ब्रिटिश यहाँ पर भी अपनी सत्ता को लिए हुए थे। ये भी औपनिवेशिक था। इसको आज़ादी कब मिली, 1948 में, क्योंकि इससे पहले भारत को आज़ादी मिली थी 1947 में। जब 1948 को आज़ादी मिली, और उससे पहले देखो श्रीलंका का नाम पुराना सिलोन था, पहले सिलोन बोला जाता था। श्रीलंका तो वर्तमान में हुआ है, पहले सिलोन था। इसको आज़ादी कब मिली, 1948 में। और ये कहाँ पर है, एशिया में स्थित। एशिया में कहाँ, दक्षिण में स्थित है। इसकी आबादी की बात करें हम, तो आबादी लगभग 2 करोड़ है। तो लगभग का मतलब होता है या तो 2 करोड़ से ज़्यादा हो सकती है, सन के आसपास ही, या थोड़ी कम हो सकती है, फिक्स नहीं है, लगभग। और अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ 2 समुदाय हैं, सिंगली और तमिल। सिंगली यहाँ के मूल निवासी हैं, जो यहाँ वर्षों से यहाँ रहते हुए आ रहे हैं। तमिल भारत से आए हुए हैं, जो भारत से आए हुए हैं वो तमिल है। यहाँ के मूल निवासी वो कौन है, सिंगली। अब देखो दोनों के बीच में टकराव, यहाँ भी टकराव की स्थिति बन जाएगी। जहाँ के मूल निवासी होंगे वो चाहेंगे सब पर अधिकार हमारा होना चाहिए, और यहाँ पर जो दूसरे तमिल हैं वो चाहेंगे हमारा भी तो थोड़ा अधिकार होना चाहिए। तो इनके बीच में टकराव देखने को मिलेगा। चलते हैं आगे। ये देखिए अब, इसमें सिंगली, ये सिंगली है, और इनकी बात करें हम 74% है, यानी कि 3/4, 74%। तमिल की बात करें तो मात्र 18% है, और इसमें भी 2 भागों में डिवाइड है। श्रीलंका तमिल 13%, भारतीय तमिल 5%, और उसके अलावा ईसाई है वो 7% है। अब देखो सिंगलियों में बौद्ध धर्म मानने वाले हैं सब,
74% किसमें? बौद्ध धर्म में विश्वास रखते हैं, बौद्ध धर्म को मानते हैं। भारतीय तमिल की बात करें तो वो औपनिवेशिक शासन काल में बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए लोगों की संतान है। आपको पता है कि भारत में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल चला रही थी या शासन कर रही थी, उस टाइम पर उन्होंने भारत में चाय की खेती करना शुरू कर दिया। चाय की खेती करना शुरू कर दी। चाय की खेती किसने स्टार्ट की? तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने की थी। ये क्वेश्चन आ भी जाता है कि चाय की खेती करने वाले कौन थे? अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने स्टार्ट किया था। अब देखो, चाय की खेती के लिए एक तो श्रमिक ज़्यादा चाहिए, मजदूर ज़्यादा चाहिए, तो ज़्यादा मजदूर तो उन्हें आसानी से मिल जाते थे। इस भारत में देखा जाए तो भारत में पहले भेदभाव था, छुआछूत ऐसे कई भेदभाव थे, तो उन्हें लगा कि भाई इन लोगों को हम मजदूरी देंगे तो ये लोग हमारे लिए बहुत काम करेंगे, तो उन्होंने क्या किया, ऐसी भर्तियाँ करते थे, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे किया करते थे, या फिर एक जगह दूसरे जगह पर ले गए। तो ऐसे ही उन्होंने क्या किया, भारत से श्रीलंका भेज दिए थे मजदूर, और उनकी क्या संतान है, वो क्या है, भारतीय तमिल, भारतीय तमिल है। इसके बाद 1948 में स्वतंत्रता सिंगली समुदाय का दबदबा, यानी 1948 स्वतंत्रता मिली और सिंगली समुदाय का दबदबा बढ़ने लगा, क्योंकि सिंगली कितने थे? 74%, 74% थे, तो 74% थे, उनका समुदाय ज़्यादा था, समुदाय ज़्यादा तो दबदबा भी ज़्यादा था। 1956 में एक कानून बना। अब कानून बना, इसमें क्या हुआ, सिंगली भाषा को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। घोषित, ये गलत है, बाय मिस्टेक, तो घोषित कर दिया गया। अब घोषित करने से क्या हुआ, सरकारी नौकरियों में सिंगली लोगों को प्राथमिकता दी गई है, और जितनी भी सरकारी नौकरियां होंगी उन पर किसको भर्ती किया जाएगा? सिंगलियों को। जो सिंगली भाषा बोलने वाले हैं वो लोग इसमें क्या है, भर्ती किए जाएंगे। तो अब देखो ऐसा होगा तो तमिल वाले क्या खुश होंगे इस बात से? तमिल वाले तो नाराज होंगे। तो तमिल वाले नाराज होंगे तो वो क्या करेंगे? तो हिंसा करना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनको भी साझेदारी चाहिए, उनको भी हिस्सेदारी चाहिए। अब सरकार ने बौद्ध धर्म का संरक्षण देना शुरू कर दिया, क्योंकि बौद्ध धर्म को मानने वाले कौन है? ये 74% जो लोग हैं वो बौद्ध धर्म को मान रहे हैं, तो उन्होंने ये कर दिया, भाई राज धर्म हमारा क्या है? बौद्ध धर्म है। सरकार और राजनीतिक पार्टियां तमिलों के खिलाफ काम कर रही थी। अब देखो, जितनी भी सरकार के लोग थे, या सरकार बनी हुई थी, या राजनीतिक पार्टियां बनी हुई थी, वो कौन सी थी? वो सब सिंगलियों की थी, सिंगलियों। और वो किसके खिलाफ काम करेंगे? तमिलों के खिलाफ। अब इस बात से नाराज होकर अब तमिलों ने क्या कर दिया, अब तमिल जब नाराज होकर तमिलों ने एक संगठन बनाया। संगठन बना, उसका नाम था लिबरेशन टाइगर्स तमिल इल्म। अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म देखें, LTTE, यानी कि सीधे तौर पर कहें लिट्टे। लिट्टे एक समुदाय बन गया। अगर लिट्टे की अगर बात करें तो लिट्टे की थोड़ी जानकारी देना चाहेंगे। लिट्टे की स्थापना कैसे हुई? देखो, लिट्टे की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1976 में। 1976 में लिट्टे समुदाय बना था, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे वेलु पिल्लई प्रभाकरन थे। अब दोनों के बीच में अब तमिल पार्टी गठित की गई। अब तमिल, एक तरफ तमिल है और एक तरफ सिंगली है। अब दोनों के बीच में क्या है, सत्ता के लिए या सत्ता संघर्ष शुरू हो गया। अब देखो, संघर्ष जब चलेगा तो अब दोनों के बीच में संघर्ष को रोकना है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो इसलिए सत्ता की साझेदारी, यानी सत्ता को लोगों में बांटना शुरू कर दिया। दोनों को क्या करना पड़ेगा, उनके हिसाब से सत्ता सौंपनी पड़ेगी। और यही इस चैप्टर का क्या था, इस चैप्टर का हम पढ़ रहे थे हम सत्ता की साझेदारी के बारे में। तो यही था कि सत्ता को कैसे आगे किया जाए या कैसे बढ़ाया जाए। तो आगे अगर बात करें तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर उसके बाद, क्योंकि पहली क्लास है और पहली क्लास में देखते हैं हम इतना ही। उसके बाद जब दूसरी क्लास आएगी तो उससे आगे हम बात करेंगे फिर क्या हुआ था श्रीलंका में, क्या हुआ था बेल्जियम में, कैसे बेल्जियम में अपनाया गया सत्ता की साझेदारी को,
और सत्ता को दोनों समुदाय में बांटा गया। ऐसे ही श्रीलंका में कैसे समुदाय को बांटा गया और सत्ता की साझेदारी को निभाया गया। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको इस सेशन अच्छा लगा होगा और आगे की क्लास के लिए वेट करें। इसके लिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।